अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रेगुलर, एनालिटिक और होलोमॉर्फिक फंक्शंस, आज हम इसका पहला थ्योरम करने जा रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है। प्रूव दैट द नेसेसरी एंड sufficient condition for a function w is equal to f into z to be an analytic function is that the four partial derivatives ux, uy, vx and vy exists that are continuous and satisfy the Cauchy-Riemann equations at the point of df, that is partial u over partial x is equal to partial v over partial y and partial u over partial y is equal to minus partial u over partial x। बेसिकली इस थ्योरम का मकसद क्या है, इसकी स्टेटमेंट का मकसद क्या है? हमें दो तरह की कंडीशंस दे दी गई हैं। एक कंडीशन का नेम है नेसेसरी कंडीशन और दूसरी का नेम है सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, हमने इन्हें प्रूफ करना है। जब हम नेसेसरी कंडीशन की बात करेंगे तो हम फंक्शन लेंगे जो कि एनालिटिक होगा, और जब फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेके इसे सीआर इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, देन हम सीआर इक्वेशन को लेके जो फंक्शन होगा उसको एनालिटिक प्रूफ करेंगे, वो सफिशिएंट कंडीशन में आएगी। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन में हमने क्या करना है, फंक्शन लेना है, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा, उससे हमें क्या बनानी, सीआर इक्वेशन बनानी है, जिन्हें हम कहते हैं कॉची-रीमान इक्वेशंस। और देन सफिशिएंट कंडीशन में हमने क्या करना है कि हमने इन इक्वेशंस को लेना है और इसे एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं जिसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहले कंडीशन के मुताबिक the condition is necessary फर्स्ट कंडीशन वो नेसेसरी कंडीशन है। तो नेसेसरी कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन लेंगे जो कि एनालिटिक होगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और उससे हमें सीआर इक्वेशंस बनानी है, कॉची-रीमान इक्वेशंस बनानी है। तो इसके लिए हमारे पास गिवन है, गिवन दैट द फंक्शन w is equal to f into z is analytic और अगर ये एनालिटिक है दैट इज एफ डैश जेड, यानी कि एफ का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट मीन बाय डेफिनेशन एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड गोज टू 0 f into z plus delta z minus f into z over delta z. We know that z is a complex function, so its value is x plus iota y. If we apply delta on z, then we have delta z is equals to delta x plus iota delta y। अब मैं ये चीज़ें रिक्वायर्ड है जिसमें से डेल्टा जेड तो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या निकालना है, एफ इंटू जेड एंड देन एफ इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड। तो पहले एफ इंटू जेड फाइंड कर लेते हैं। उसका तरीका क्या है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है तो जब हम एफ इंटू जेड की फॉर्म में से निकालेंगे तो ये u का फंक्शन बनेगा z, और जो u होंगे वो x और y का फंक्शन होंगे।
इस तरह से। देख लें एफ जेड का फंक्शन है, जेड का फंक्शन यू है, और वी और यू और वी किसके फंक्शन में आ रहे हैं, एक्स और वाई के फंक्शन में आएंगे। तो गया, तो ये तो हमारे पास निकला है एफ जेड। अगर हमें एफ प्लस एफ इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड फाइंड करना, तो उसको इस वैल्यू के अंदर फाइंड ऐड कर देंगे, डेल्टा जेड ऐड कर देंगे। अब हम एफ इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड फाइंड कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ पे हम इसके साथ प्लस करके डेल्टा x लिख देंगे, और जहाँ जहाँ हमारे पास y होगा वहाँ वहाँ हम y प्लस डेल्टा y लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ u इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस अयोटा v इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। अब हमारे पास जो फंक्शन था एफ डैश जेड वो किसके इक्वल था, लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच टू ज़ीरो एफ इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ इंटू जेड ओवर डेल्टा जेड। वैल्यूज रिप्लेस कर दें। अब हमारे पास एफ इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड भी आ गया, एफ इंटू जेड भी है और डेल्टा जेड भी है। देखें लिमिट ये रहेगी। अब ये क्या होगा, ये फंक्शन एज इट इज उतर आया नीचे, क्योंकि माइनस है और एफ जेड के दोनों वैल्यू में प्लस आ रहा है, तो इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। और एफ जेड इनके डेल्टा जेड की जो हमने वैल्यू लिखी थी वो क्या थी, डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा, ठीक हो गया। इसको कह देते हैं इक्वेशन वन या ए कह देते हैं, इक्वेशन ए, ये कह देते हैं इक्वेशन ए। अब हमारे पास यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं। अगर आप ग्राफ की मदद से मैं आपको समझा तो ज़्यादा अच्छी आपको समझ आएगी। ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे शो करना हो तो जो रियल नंबर होता है उसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो हमारे पास क्योंकि ये फंक्शन एक्स और वाई का है, उसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आ रहा है, तो जब हम एक्स की बात करेंगे तो वाई को हम 0 रखेंगे, और जब वाई की बात करेंगे तो एक्स को 0 रखेंगे। कैसे, केस वन की तरफ देखें। केस वन, लेट अस मूव अलोंग, पहले हम एक्स एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस के थ्रू चलना चाह रहे हैं, अलोंग रियल एक्सिस मेन एक्स एक्सिस। Let us move along real axis or x axis, that is, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास डेल्टा y होगा वो 0 होगा, और जो हमारी डेल्टा x है वो अप्रोच करेगी किसको, 0 को। तो जो हमारी इक्वेशन 1 होगी या इक्वेशन ए जिसे हमने कहा, इक्वेशन ए बिकम्स, अब वो किस तरह की बन जाएगी, यहाँ से हमने उठाया एफ डैश जेड। अब देखें जैसे ही y 0 हुआ तो यहाँ पे डेल्टा x बच गया हमारे पास। ठीक हो गया, और यहाँ पे भी जहाँ पे डेल्टा y है वो सारा 0 हो जाएगा, और x प्लस डेल्टा x या एक्स वाई वाली वैल्यूज हमारे पास बच जाएंगे।
ये 0 हो गया यहाँ पे। ये फंक्शन तो एच डी रहेगा लास्ट वाला, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जो हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि पहले हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस होता है डेल्टा वाई, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0, तो उन्हें डेल्टा एक्स बचा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम u वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और अयोटा v वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, और उसमें से अयोटा कॉमन लेंगे, लिमिट दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे और डेल्टा एक्स दोनों के साथ अलग अलग नीचे पुट कर देंगे। अब मैं उस फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखूँगा, एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 u इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस u इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स प्लस अयोटा बाई कॉमन आ गया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 v इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस v इंटू एक्स वाई ओवर डेल्टा एक्स। अभी ये पूरी टर्म है, ये हमारे पास बराबर होती है पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स के, अयोटा का साइन लगा, और दूसरी टर्म होती है हमारे पास इक्वल पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के। वो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन या फर्स्ट केस सॉल्व हो गया, जिसके मुताबिक हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया जो हमारे पास है पार्शियल यू पार्शियल एक्स प्लस अयोटा पार्शियल पार्शियल एक्स। ये तो एक्स के लिए से निकाला। अब सिमिलरली हमने किसके लिए से निकालना, वाई के लिए से। मैं यहाँ पे सिमिलरली क्या कि डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ पार्शियल पार्शियल वाई, लेकिन इसमें एक चेंज आना है। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो वो चेंज हमें पता नहीं चलेगा, तो उस चेंज को लाने के लिए हमें इसको एक दफ़ा सोल्व करना पड़ना है। तो उस फंक्शन किस तरह का हमारे पास बनेगा, तो हम लिखेंगे केस 2। जब हमने केस 1 लिया था तो हम अलोंग चले थे रियल एक्सिस, अब हम इमेजिनरी एक्सिस चलेंगे। लेट अस मूव अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, और वाई एक्सिस। जब हम वाई एक्सिस के थ्रू चलेंगे या इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू चलेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन में डेल्टा एक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो हमारे पास डेल्टा वाई होगा ये अप्रोच कर जाएगा 0 को। तो जो हमारे पास इक्वेशन ए है वो क्या हो जाएगी, अब हमारे पास एफ डैश जेड में जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वो 0 हो जाएगा और डेल्टा वाई की वैल्यू वैसे रहेगी। लिमिट डेल्टा एक्स 0 हो गया तो डेल्टा वाई बचा वो अप्रोच कर गया 0 को। तो अब हमारे पास फंक्शन जो यू है वो किस तरह लिखा जाएगा, एक्स डेल्टा एक्स 0 हो गया, वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस अयोटा वी इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, और जो लास्ट फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब अयोटा डेल्टा वाई, क्योंकि जो हमारे पास एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई था, तो जो डेल्टा एक्स है वो हमारे पास क्या हो गया 0, और डेल्टा अयोटा डेल्टा वाई बाद में हमारे पास रिमेनिंग बच गया। ठीक हो गया। अब देखें इसको भी हमें सेपरेट कर देना है, एक्स वाली यू वाली के साथ और वी वाली के साथ। ठीक हो गया। तो अलग अलग लिमिट भी अप्लाई कर देंगे। देखिए यू इंटू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई अयोटा डेल्टा वाई।
प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, तो डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 v इंटू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस v इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई आयोटा डेल्टा वाई। गौर करें तो यहाँ पे आयोटा आयोटा आ गया, तो आयोटा आयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचा इनकी जगह। अब देखें ये टर्म हमारे पास क्या बनी, पार्शियल u ओवर पार्शियल y, लेकिन आयोटा साथ आएगा क्योंकि y के साथ डेल्टा y के साथ क्या हमारे पास आयोटा, ठीक है। प्लस इसका आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, तो ये ओनली बचेगा पार्शियल v ओवर पार्शियल y। अभी यहाँ पे एक स्टेप की और ज़रूरत है, क्योंकि हमने कभी भी ओवर में आयोटा नहीं रखना होता। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा, इसको हमको रैशनलाइज करते हैं, आप चाहे रैशनलाइज करें, जो स्टेप मैं यहाँ पे कर लूँगा वो कर लीजिएगा। इसका क्या मतलब है, देखिए आयोटा माइनस आयोटा स्केयर का क्या मतलब होता है, +1। कैसे, देखिए माइनस इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 इक्वल टू 1 ही रहा ना। तो मैंने ये चीज़ इधर अप्लाई की कि मैंने यहाँ पे माइनस आयोटा स्केयर इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो आप गौर करें, ये आयोटा इस आयोटा स्केयर से कैंसिल हुआ, तो मेरे पास ये रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस जैसे ही हो गया, तो ये क्या बचा, माइनस आयोटा पार्शियल यू और पार्शियल वाई एंड पार्शियल यू और पार्शियल वाई। अब मेरे पास दूसरा डेरिवेटिव निकला, डेरिवेटिव पहले जो डेरिवेटिव निकाला था उसके मुताबिक हमारी इक्वेशन एक्स के लिए हासिल निकली। अब जो दूसरा डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे निकाला है सेम फंक्शन पे, तो हमारे पास वाई में सारी वैल्यूज़, यानी कि वाई के लिए हासिल फंक्शन की वैल्यूज़ आ गई। देखिए जो हमने फर्स्ट केस के मुताबिक एफ जेड निकाला वो था पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल यू और पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, ठीक हो गया। और जो हमने इसको क्वेश्चन 1 में लिया, और जो हमने निकाला एफ जेड केस 2 के मुताबिक, उसमें क्या था, माइनस आयोटा पार्शियल यू और पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी और पार्शियल वाई। देखें अब ये चीज़ दोनों में इक्वल है। जब भी हमारे पास दो इक्वेशन में लेफ़्ट साइड या राइट साइड इक्वेशन में इक्वल आ जाए, तो हमारे पास अगर लेफ़्ट साइड बराबर है तो इनकी राइट साइड आपस में बराबर होती है, और राइट साइड बराबर तो इनकी लेफ़्ट साइड आपस में बराबर। तो चूँकि इस लेफ़्ट साइड के बराबर आ गई है, तो इनकी राइट साइड की क्या हो गई, बराबर। तो मैं ऐसा लिखूँगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मुआवजा करने से तो मेरे पास कुछ इस तरह के टर्म बाकी बचे। अब देखें यहाँ मैं क्या करूँगा, सेपरेट कर दूँगा रियल और इमेजिनरी, सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जैसे ही मैं सेपरेट करूँगा तो ये रियल है इसमें और ये रियल है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी और पार्शियल वाई, और आयोटा वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगी। पार्शियल वी और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल यू और पार्शियल वाई। जैसे हमने सेपरेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कर दिए, तो हमारे पास पार्शियल यू और पार्शियल एक्स है इक्वल टू पार्शियल वी और पार्शियल वाई, एंड पार्शियल वी और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस पार्शियल वी और पार्शियल वाई के। तो ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई थी, उसके अंदर मैंने जो लास्ट में आपको टर्म्स 2 लिखवाई थी, वो काशी रीमान इक्वेशंस थी, ये वही टर्म हमने बना दी। तो हमारी कंडीशन जो नेसेसरी थी वो प्रूव्ड हो गई। तो हम इसके लिए लिखेंगे,
CR equations are satisfied, hence the condition is necessary। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ रिमार्क्स आपको बताता चलूँ। जब हमारे पास फंक्शन नॉन कॉन्स्टेंट होगा, एफ जेड जो होगा हमारे पास नॉन कॉन्स्टेंट होगा, तो इसके ऊपर जो CR इक्वेशंस होंगी वो सेटिस्फाई नहीं करेंगी। जब हमारे पास फंक्शन ओरिजिन पे होगा तब भी हमारे पास जो CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगी। लेकिन जब हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट हुआ करेगा देन हमारे पास जो CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हुआ करेगी। ठीक हो गया। तो यहाँ तक था हमारा थ्योरम का एक पार्ट, नेसेसरी कंडीशन। दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।